हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजंस। हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत ही क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्रिटिकल डिसीजंस क्या है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन तरह के क्रिटिकल डिसीजंस लेती है: डिविडेंड डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या है ये डिसीजंस, किन चीजों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं ये डिसीजंस, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। डिटेल में हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो लेना है, ये है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है? अब हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग करके प्रॉफिट अर्न करती है, और प्रॉफिट आ गया तो इस प्रॉफिट को किस तरीके से कैपिटलाइज करना है, हाउ मच टू कीप एज रिटेन्ड अर्निंग एंड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। यही है डिविडेंड डिसीजन कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाए डिविडेंड के तौर पे, कितना हिस्सा अपने पास रखा जाए। ये डिसीजन ब्लाइंडली नहीं लेना। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन, और ये फैक्टर्स ही हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट, बड़ा ही आसान। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तभी तो ज्यादा डिविडेंड देगी, कम प्रॉफिट कमाएगी तो कम डिविडेंड। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कमाया तो कम ही डिविडेंड जाएगा। सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अच्छा, प्रॉफिट तो ठीक है, इस साल तो आ गया प्रॉफिट, अगले साल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, अगला साल अनसर्टेन है, तो ज्यादा से ज्यादा रिटेन्ड रखा जाएगा तो डिविडेंड कम जाएगा। लेकिन अर्निंग स्टेबल है, ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि ये इतना तो आता ही आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डिविडेंड बांटना अफोर्ड कर सकती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कैश फ्लो पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा पैसा है, कैश फ्लो पोजीशन होती है कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है। ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश ज्यादा है, भाई ज्यादा डिविडेंड बांट दो, कैश कम है तो डिविडेंड कम ही दिया जाना चाहिए। देन उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ प्लान कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन प्लान कर रही है, एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन प्लान है, तो फिर कंपनी को पैसा चाहिए तो डिविडेंड कम बांटो, रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रखो। लेकिन अगर ऐसा सच कोई प्लान नहीं है तो ज्यादा डिविडेंड बांटा जा सकता है। देन शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। हमारे जो शेयर होल्डर हैं भाई, इनकी प्रेफरेंस भी ले लेना जरूरी है, इनका पॉइंट भी जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया, इनकी खुशी भी मैटर करती है। ज्यादातर शेयर होल्डर इमीडिएट रेगुलर रिटर्न चाहते हैं तो डिविडेंड ज्यादा बांटना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको डिविडेंड चाहिए, लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहिए, आज नहीं भी मिलेगा तब चलेगा, तो डिविडेंड कम बांटा जा सकता है। देन कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट, ध्यान से सुनना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद दैट कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सर्टेन क्लॉजेस इंपोज करता है। इन क्लॉजेस को ही कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से अपने प्रॉफिट को नहीं यूज करेगी। कैसे क्लॉजेस हो सकते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट अर्न किया तो बैंक कहता है प्रॉफिट को आपने सबसे पहले डिविडेंड नहीं देना, आपने मेरा इंटरेस्ट देना है। सो पहले इंटरेस्ट दे दिया तो बैलेंस कम हो जाएगा। फिर एक क्लॉज ये भी लगा सकता है बैंक कि बैलेंस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज आपको रीइन्वेस्ट करना ही करना है। सर्टेन परसेंट रीइन्वेस्ट कर दिया, बैलेंस और कम हो गया, तो लिबर्टी टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड रिड्यूसेस। तो ऐसे में डिविडेंड कम बांटा जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट जितने ज्यादा होंगे, जितने स्ट्रिक्ट होंगे, डिविडेंड उतना ही कम जाएगा, राइट? उसके बाद है हमारे पास टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है?
अब आप देखें, अगर मैं बोरो करता हूं बैंक से, तो इंटरेस्ट अमाउंट जो मैं बैंक को दूंगा वो मेरा एक्सपेंडिचर ट्रीट होता है और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन डिविडेंड के तौर पे जो मैंने इक्विटी से पैसा रेज किया, डिविडेंड जो मैंने शेयर होल्डर को बांटा है, उसको हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करती, उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया जाता है। यानी कि एक तो मैं डिविडेंड भी दूंगा और ऊपर से टैक्स भी पे करूंगा, तो इस लिहाज से डिविडेंड कम ही जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट की तरह डिविडेंड को भी एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया जाए और इसके ऊपर से टैक्स माफ कर दिया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डिविडेंड बांटना अफोर्ड कर सकती है। देन लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, आप जानते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एसेट्स हैं उसके वियर एंड टियर के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट साइड पे कर देती है। वियर एंड टियर हो ना हो, प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक हिस्सा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाल दिया जाएगा। जब वियर एंड टियर होगा मेंटेनेंस के लिए, इसी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से पैसा निकाल के मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे। जब अगर ये परसेंटेज ज्यादा डालना हो, बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा तो डिविडेंड बांटने की जो फ्रीडम है वो रिड्यूस हो जाती है, उस केस में कम डिविडेंड बांटा जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में कम पैसा डालना है तो डिविडेंड ज्यादा बांटा जा सकता है। ये जो हमने टॉपिक करे हैं 8 पॉइंट्स करे, जरा छोटा सा रिकैप लेते हैं। अर्निंग ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम, डिविडेंड कम, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, डिविडेंड ज्यादा बांट दो, कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, डिविडेंड ज्यादा बांटा जा सकता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, डिविडेंड कम बांटो, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है तो डिविडेंड बांटा जा सकता है, शेयर होल्डर रेगुलर रिटर्न चाह रहे हैं, डिविडेंड ज्यादा जाएगा, बैंक ने ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई है, डिविडेंड कम जाएगा, टैक्स डिविडेंड के ऊपर इंपोज होता है, उसको एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट किया जा रहा, डिविडेंड कम जाएगा, और लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये जो हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है इसमें ज्यादा पैसा डालना है तो डिविडेंड कम ही बांटा जा सकता है। दोस्तों ये थे हमारे डिविडेंड डिसीजंस। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए जो पैसा चाहिए, ये पैसा कहां से आएगा? डेट से आएगा कि इक्विटी से आएगा? इसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ज्यादा डेट लेना है, ज्यादा इक्विटी लेनी है, कहां से पैसा रेज करना है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेती है। सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ने डेट लिया तो उसके ऊपर देना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। इक्विटी से लिया तो उसके ऊपर देना है डिविडेंड। डिविडेंड इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर इंटरेस्ट ज्यादा है, डिविडेंड कम, तो इक्विटी से पैसा रेज कर लो। अगर डिविडेंड ज्यादा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट कम, तो डेट से पैसा रेज कर लेना चाहिए। सेकेंड, फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स क्या है जरा देखिए। अगर मुझे इक्विटी से पैसा रेज करना है तो मुझे एडवर्टीजमेंट करनी होगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करने होंगे, अंडरराइटर्स की कमीशन देनी होगी, खर्चे बहुत हो जाते हैं। डेट से पैसा रेज करने के लिए ऐसा कोई खर्चा नहीं होता, एक्सपेंडिचर नहीं होता, मामूली सी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा डेट का कम होता है। इस पॉइंट को देखा जाए तो डेट ही हमेशा चीप रहता है, डेट से पैसा रेज कर लेना चाहिए। देन कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है तो डेट से रेज कर लो, फाइनेंशियल रिस्क कम रहता है। अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो इक्विटी से रेज करो, कारण कल को बिजनेस अगर डूब गया तो इक्विटी तो पे बैक करने की, जो डिविडेंड है उसको पे बैक करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन डेट के केस में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे बैक करने पड़ते हैं। देन कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना चाहती है तो डेट से पैसा रेज करो।
क्योंकि इक्विटी से रेस किया तो कंट्रोल चला जाएगा, वोटिंग राइट्स चले जाते हैं। लेकिन कंट्रोल लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं तो इक्विटी से रेस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन शेयर मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है? शेयर मार्केट डाउन चल रही है। शेयर मार्केट डाउन चल रही है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है शेयर मार्केट में, तो इक्विटी से तो पैसा आएगा ही नहीं, तो डेट लेना चाहिए। लेकिन शेयर मार्केट में बूम है, बुलिश कंडीशन है, तो इक्विटी से पैसा आ सकता है, इक्विटी से रेस किया जा सकता है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फिक्स्ड किश्तों का दबाव कितना है, पहले से ही फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा है। डेट ले लिया तो एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन और बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए, डेट इक्विटी ले लो। बट अगर पहले फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस नहीं है तो डेट लिया जा सकता है। सेबी की गाइडलाइंस, यहां कोई ऑप्शन नहीं। अगर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस इक्विटी के फेवर में है तो इक्विटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, डेट की फेवर में है तो डेट ज्यादा रखना पड़ेगा, तो यहां पे तो कोई चॉइस ही नहीं रहती। सो हमने ये 7 फैक्टर्स करे हैं। कॉस्ट, इंटरेस्ट ज्यादा है तो इक्विटी लो, डिविडेंड ज्यादा है तो डेट से पैसा रेज करो। फ्लोटेशन कॉस्ट को देखा जाए तो हमेशा डेट चीप रहता है। कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, डेट वीक है तो इक्विटी। कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, डेट लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं, इक्विटी। कंडीशंस ऑफ शेयर मार्केट बुलिश है, इक्विटी। अगर बियरिश डाउनफॉल है, शेयर मार्केट चल नहीं रही, डेट। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ज्यादा है, इक्विटी। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कम है, डेट। सेबी की गाइडलाइंस जिसकी भी फेवर में होगी वही कंपोनेंट से पैसा रेज किया जाएगा। चलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थर्ड डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं कि पैसा कितना इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में करें, लॉन्ग टर्म में करें, इन्हीं डिसीजंस को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ चीजें ध्यान में रखती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत इजी। मुझे रिटर्न ज्यादा आएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दूंगा, मुझे रिटर्न कम आता है तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कम ही करूंगा। सो बड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाई रेट ऑफ रिटर्न हाई इन्वेस्टमेंट, लो रेट ऑफ रिटर्न लो इन्वेस्टमेंट। देन रिस्क फैक्टर भी कंसीडर करना जरूरी है भाई। जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो उसमें रिस्क ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम। जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूं उसके अंदर रिस्क कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। हायर द रिस्क लोअर द इन्वेस्टमेंट, लोअर द रिस्क हायर द इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद रेगुलर कैश फ्लो, क्या रिटर्न रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर रिटर्न रेगुलरली आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, रिटर्न अगर रेगुलरली नहीं आ रहे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। उसके बाद है बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज क्या है? ये बेसिक फैसिलिटीज के अंदर आता है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, स्किल्ड वर्कर अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, प्रोड्यूसर विल बी इंड्यूस्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? सो ये 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्ट इन चीजों को ध्यान में रख के करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा, रिटर्न कम इन्वेस्टमेंट कम, रिस्क ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम, रिस्क कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा, रेगुलर कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इरेगुलर कम। बेसिक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, नहीं अवेलेबल तो इन्वेस्टमेंट भी कम ही रहेगी। दोस्तों अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है लैंड बिल्डिंग मशीनरी के अंदर, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसको क्रिटिकल क्यों कहा जाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली इज कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट कई कारण से। सबसे पहला कारण कि ये इरिवर्सिबल है, एक बार
पैसा लग गया मतलब बाद में तो नहीं सोच सकते कि गलती होगी पैसा वापस कर दो। पैसा लग गया तो लग गया, इसलिए ध्यान से। दूसरी बहुत बड़ी बात कि इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। भाई थोड़ा बहुत पैसा हो तो बिना सोचे समझे हम लगा दें, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट में लगता है तो इसलिए सोच समझ के लेनी चाहिए डिसीजन, इसीलिए क्रिटिकल है। और प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत हद तक इंपैक्ट करेंगे। प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा, लॉस होगा तो भी ज्यादा, इसीलिए ये सोच समझ के लेनी चाहिए। देन दोस्तों यही जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। अभी हमने इस प्रेजेंट टॉपिक के अंदर पढ़ना है किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। सबसे पहले है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी में ज्यादा पैसा लगेगा कि कम पैसा लगेगा, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें चाहिए होती हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीनें नहीं चाहिए। देन स्केल ऑफ बिजनेस, बड़ा बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, छोटा बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। थर्ड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वेयर मोर मशीन्स आर यूज्ड, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर मैं मॉडर्नाइजेशन प्लान कर रहा हूं, ग्रोथ प्लान कर रहा हूं, तो ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए, ज्यादा एसेट्स चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर एज सच कोई ग्रोथ प्लान नहीं है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लीज फैसिलिटी, जो लैंड है अगर लीज पे, रेंट पे मिल जाएगी, मुझे खुद खरीदने की जरूरत नहीं। जो मशीनें मैंने यूज करनी है वो मुझे लीज पे मिल जाएगी, मुझे खुद खरीदने की जरूरत नहीं, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ये लीज पे नहीं मिल रही तो खुद खरीदना पड़ेगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। देन जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन, मेरे साथ कोई एसोसिएशन कर लेता है, एक मशीन है, 2 बिजनेस फर्म्स मिलकर खरीद लेती हैं, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जैसे मोबाइल के टावर्स होते हैं, मोबाइल का जो टावर हमारे घर की छतों पे लगा होता है, कई कई घर की छत पे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो वो टावर, कई कंपनीज टावर शेयरिंग करती हैं। एक टावर से जो सिग्नल राउट हो रहे होते हैं वो 2 कंपनीज के हो रहे होते हैं, तो उस टावर की जो शेयरिंग है, कॉस्ट की शेयरिंग, वो 2 कंपनीज करती है। सो ऐसे में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेट कम हो जाती है। लेकिन अगर शेयरिंग पॉसिबल नहीं तो मुझे ही खरीदना पड़ेगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो दोस्तों जो हमने पढ़ा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट किन चीजों पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ बिजनेस, मींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, ट्रेडिंग बिजनेस में कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा, लेबर इंटेंसिव में कम। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है तो कोई चेंज नहीं। लीज फैसिलिटी अवेलेबल है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, अगर नहीं है खुद परचेज करना होगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट उस केस में हमारी बढ़ जाती है। कोलैबोरेशन के केस में अगर है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, नहीं है तो खुद परचेज करना पड़ेगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट उस केस में बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कैश इन हैंड एंड इन्वेंट्री। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कैश इन हैंड की या इन्वेंट्री की ज्यादा होगी या कम होगी, ये भी
कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस। होलसेल की इन्वेंट्री ज्यादा होती है, रिटेल की कम। सो होलसेल का वर्किंग कैपिटल ज्यादा, रिटेल का वर्किंग कैपिटल कम। स्केल, बड़ा बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, छोटा बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमें वेजेस पे करने होंगे, कैश चाहिए। जबकि कैपिटल इंटेंसिव में डेप्रिसिएशन रेगुलर बेसिस पे तो हो नहीं रही है, कई मंथ्स भी बीत सकते हैं वियर एंड ईयर को, तो उस केस में डेप्रिसिएशन के केस में और कैपिटल इंटेंसिव के केस में वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। सीजनल फैक्टर, कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं। सो ऑफ सीजन है तो रॉ मटेरियल कम परचेज करना है, लेबर कम लगानी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। जबकि पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा लेबर लगानी है, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज्यादा रॉ मटेरियल, पैसा ज्यादा चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, पैसा चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है तो नो चेंज। इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में महंगाई आ गई तो सेम जो सामान है वो ज्यादा महंगा मिलेगा, पैसा ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। डिफ्लेशन के टाइम पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देन क्रेडिट फैसिलिटी, जो सामान रॉ मटेरियल मैं यूज करता हूं वो अगर उधार पे मिल जाए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मुझे कैश नहीं चाहिए। अगर उधार पे नहीं मिलता तो खरीदना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जेस्टेशन पीरियड, ये होता है टाइम पीरियड, डिफरेंस ये है प्रोडक्शन के स्टार्ट से सेल, प्रोडक्ट के सेल होने तक का टाइम पीरियड। कुछ केसेस हैं जहां पे जेस्टेशन पीरियड बड़ा है, जैसे कि बिल्डिंग के केस में एक बिल्डिंग कॉलोनी बना के बेचनी है, कई साल लग सकते हैं, तो जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग है। इस दौरान इनकम जो जनरेट होगी, फ्लैट्स बनेंगे, बिकेंगे कब, खर्चे तो रेगुलर होते रहेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। कुछ केस ऐसे हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे अभी बनेंगे अभी बिक जाएंगे, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, कैश मेंटेन बीच में करने की जरूरत नहीं। देन हमारे पास लेवल ऑफ कंपटीशन हाई है, इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी, वैरायटी ज्यादा, एडवर्टीजमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर कंपटीशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है तो मैं स्टॉक में मेंटेन नहीं रखूंगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। लेकिन अगर रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलता तो मुझे हमेशा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस केस में बढ़ जाती है। मुझे खतरा रहेगा कल को शायद ना मिले रॉ मटेरियल, तो अपने पास ही हमेशा इन्वेंट्री मेंटेन रखूंगा। सो दोस्तों, जो हमने फैक्टर्स डिस्कस करे हैं अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, होलसेल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, रिटेल में कम। बड़ा बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में ज्यादा, कैपिटल इंटेंसिव में कम, ऑफ सीजन में कम, पीक सीजन में ज्यादा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, नहीं है तो नो चेंज। इन्फ्लेशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, डिफ्लेशन में डिक्रीजेस। Credit, if credit is available, working capital requirement will be less. If credit is not available, then I need cash. Working capital requirement increases. Gestation period long है, working capital requirement ज्यादा. Gestation period small है, working capital requirement कम. Competition ज्यादा है, working capital requirement ज्यादा. कम competition में working capital requirement कम हो जाएगी. Availability of raw material इजीली अवेलेबल है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी ना। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आई एम सॉरी, अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है ही नहीं तो फिर मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। यू गॉट माई पॉइंट। इसके बाद हमारे पास है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डिसीजन से काफी कुछ मिलता जुलता है, एक दो पॉइंट अलग करेंगे, बाकी सिमिलर है। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्टेड है
उसमें डेट और इक्विटी का परसेंटेज क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि टोटल पैसा जो इन्वेस्टेड है उसमें डेट ज्यादा रखना है, इक्विटी ज्यादा रखनी है, डेट और इक्विटी का परसेंटेज क्या रखना है। कई चीजों को ध्यान में रख के यह डिसीजन लिया जाएगा। कॉस्ट, अगर इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है तो हम इक्विटी ज्यादा रखेंगे, अगर डिविडेंड ज्यादा पे करना पड़ता है तो हम डेट ज्यादा रखेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट हमने अभी डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इक्विटी का ही ज्यादा होता है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस इशू करने हैं, अंडरराइटर्स की कमीशन पे करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इक्विटी के केस में हाई है। ऐसे में जो है इस फैक्टर को ध्यान में रख के डेट ही हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना चाहिए ज्यादा। कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है तो हम आसानी से डेट का इंटरेस्ट अमाउंट पे कर सकते हैं। कल को बिजनेस नहीं भी चला तो वी आर सेफ, फाइनेंशियल रिस्क नहीं बढ़ता। तो ऐसे में कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है तो डेट रख लो, कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो इक्विटी ज्यादा रखो। कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, डेट ज्यादा रखो, क्योंकि इक्विटी में तो वोटिंग राइट्स जाते हैं। अगर लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं तो इक्विटी ज्यादा रख लो। देन हमारे पास शेयर मार्केट की कंडीशन, शेयर मार्केट में बुलिश फेज चल रहा है तो इक्विटी ज्यादा रखी जा सकती है। शेयर मार्केट में बेरिश डाउनफॉल है, नेगेटिव कंडीशंस है, तो डेट ज्यादा रखना पड़ेगा, इक्विटी से तो पैसा आएगा ही नहीं। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, पहले से किश्तों का भार कितना है, पहले से ही किश्तों का भार ज्यादा है, इक्विटी ज्यादा है। पहले से किश्तों का भार कम है तो डेट ज्यादा रखा जा सकता है। तो दोस्तों उसके बाद है हमारे पास आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता है इंटरेस्ट पे करने की काबिलियत। किसी भी फर्म की या इवन इंसान की इंटरेस्ट पे करने की काबिलियत दो चीजों पे डिपेंड करती है, उसकी इनकम के ऊपर, इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इज बेसिकली द इनकम, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट पे करने की काबिलियत ज्यादा होगी, अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो इंटरेस्ट पे करने की काबिलियत गिर जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ICR इज इनवर्सली रिलेटेड विद इंटरेस्ट अमाउंट। इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज हाई, capacity to pay interest will be less. If income is high, capacity to pay interest will be high. So ICR की वैल्यू देखनी है, ICR की वैल्यू हाई है तो डेट ज्यादा रख लो, ICR की वैल्यू कम है तो डेट कम रखो। और ICR क्या है? काबिलियत, कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट। फिर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। DSCR ICR से एक कदम आगे है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं पे करना, उसको प्रिंसिपल भी पे करना है। सो DSCR शोज द कैपेसिटी टू पे बैक इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। इनकम, अगर इनकम ज्यादा है DSCR ज्यादा होगा तो हम डेट ले सकते हैं, अगर इनकम कम है तो DSCR कम होगा, तो ऐसे में डेट कम रखना चाहिए। प्लस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का सम, अगर ये ज्यादा है तो इसको पे करने की कैपेसिटी कम रहेगी, DSCR की वैल्यू कम होगी, इस केस में डेट कम लेना चाहिए। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा है तो पे बैक करने की कैपेसिटी गिर जाती है, तो ऐसे में डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कम रखना चाहिए। सो दोस्तों ये हमारे फैक्टर्स रहे कि कैपिटल स्ट्रक्चर को किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाए। इंटरेस्ट ज्यादा, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी रखो। डिविडेंड ज्यादा, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है डेट रखो। फ्लोटेशन कॉस्ट को ध्यान में रखा जाए तो डेट इज चीप सोर्स, डेट ज्यादा रखो। कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, डेट ज्यादा, वीक में इक्विटी ज्यादा। कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, डेट लूज कर सकते हैं तो इक्विटी। शेयर मार्केट में बुलिश कंडीशन है तो इक्विटी ज्यादा।
बेरिश है, डाउनफॉल है, नेगेटिव कंडीशन है तो डेट, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ज्यादा है तो इक्विटी, कम है तो डेट। सेबी की गाइडलाइंस किसकी फेवर में है? सेबी की गाइडलाइंस डेट की फेवर में है तो डेट ज्यादा, इक्विटी की फेवर में है तो इक्विटी ज्यादा। आईसीआर की वैल्यू ज्यादा है तो डेट ज्यादा, आईसीआर की वैल्यू कम तो डेट कम। डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये कैपेसिटी टू पे बैक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है। डीएससीआर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो फिर डेट ज्यादा रखा जा सकता है, इसकी वैल्यू कम है तो डेट भी कम रखना है। सो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे, आई बिलीव ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इवन कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।